रहा है हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर। आज कुछ हफ्तों से अलग अलग क्षेत्र पे पाड़ा-पाड़ी चालू है। अतिक्रमण विभाग की तरफ से महानगर पालिका की बड़े पैमाने पे जंगी कार्रवाई चालू है। जिस तरीके से जंग के लिए कई लोग ले जाए जाते हैं, साथ में उस तरीके से यहाँ पे पुलिस का ताफा 7-7, 50-50 बुलडोज़र और ट्रैक्टर ले जाके एक ऐसा वातावरण निर्माण किया जा रहा है कि आम आदमी ये पूछने को तक डर रहा है कि आखिर आप कार्रवाई कौन सी करवाएं। इसीलिए हम जो है तो अभी हमारे साथ में जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखते हैं अभय टकसाल जी, जो एक कम्युनिस्ट पक्ष के भी है और बहुत बड़े सोशल वर्कर है, जो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं और इन्हें यहाँ की जनता पहचानती है। तो ऐसे ही मेरे साथ में आज एडवोकेट अभय टकसाल जी है। अभय टकसाल जी, आज भारत आज़ाद होके 78 वर्ष होने को आ रहे हैं और ऐसा तो नहीं लग रहा कि फिर से कोई अंग्रेज़ों की तरह जुल्म कर रहा है? बिल्कुल। क्या ये मेरा सवाल डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ है? बिल्कुल नहीं। आपको सवाल पूछने का और जो आपकी जो भावना है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी भी वही भावना है। मैं ये देख रहा हूँ कि आज़ाद भारत की सरकार ऐसी हो सकती है, इसलिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल इसलिए फांसी पे चढ़ गए कि जो गोरे जो अंग्रेज़ थे वो इसी तरीके से जाति करते थे, वो इसी तरीके से पुलिस लेके आते थे, वो इसी तरीके से लोगों पे जुल्म करते थे और इसीलिए उनके खिलाफ जनता एकत्रित हुई और कई सालों की लड़ाई के बाद हमें आज़ादी मिली, हमें संविधान मिला और उस संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे हर आखिरी इंसान को सामाजिक, राजकीय और आर्थिक समानता का न्याय दिया और ऐसा ये कहा कि आप अगर गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, अगर आप पर अत्याचार होता है तो आपकी फिरियाद न्यायालय में दे सकते हैं और सभी को समान अधिकार दिया है। ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ चल रहा है और इसीलिए आपको अगर अंग्रेज़ों की याद आ रही है तो मुझे भी अंग्रेज़ों की याद आ रही है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ऐसा ही होता था। जहाँ एक तरफ सरकार पहले रोटी, कपड़ा और मकान की बात करती थी, आज रोज़गार को लेकर लोग परेशान हैं और बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है, जिसका रेशियो बढ़ते जा रहा है और सरकार के कई वादे थे, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि ये राजकीय मुद्दा हो जाएगा। मगर आज के हालात को देखते हुए एक तरफ लोग भूख से परेशान है आज और ऐसे हाल के अंदर जो ये है तो घरों को गिराया जा रहा है। अभी कल का एक हरसुल के अंदर का आप देखिए जो प्रकरण हुआ, जिस तरीके से वहाँ के जो सोशल वर्कर थे यूनुस पटेल, वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ रहे थे और उनको जो है तो वहाँ के लोगों ने आगे नहीं आने दिया। आखिर क्या लोगों से बात करने को भी अधिकारी कतरा रहे? आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि लोगों को वहाँ खड़े के बात भी नहीं सुनी जा रही है? ये इसी तरीके से गुंडागर्दी हो रही है। इसको हम स्टेट टेररिज्म कहते हैं, यानी राज्य सरकार का दहशतवाद। अगर आप बात करना चाहते हैं, अधिकारी बात नहीं करता है, अरे उसको तो बोलने का अधिकार है। संविधान के पहले ही लाइन में लिखा है, आम्ही भारताचे लोक भारताला एक सार्वभौम गणराज्य बनवण्यासाठी हे संविधान स्वतःला अंगीकृत करीत आहोत, स्वतःला देत आहोत। अगर इस देश का इंसान, देश का नागरिक अगर सर्वोच्च है तो उसकी बात नहीं सुनोगे आप? तो ये तो संविधान के खिलाफ है। जो भी अधिकारी लोगों की बात नहीं सुन रहा है वो बात ही कर रहा है ना। वो क्या पत्थर उठाया है? उसके हाथ में क्या बंदूक है? क्या कोई हथियार है? वो बात करना चाह रहा है, आप बात भी नहीं करोगे, उसकी अर्जी भी नहीं लोगे और उसको नोटिस भी नहीं दोगे, तो ये सरासर गलत हो रहा है। इसके खिलाफ लोगों ने एकजुट होकर रास्ते पे उतरना होगा या अदालतों में जाना होगा। एक तरफ ये कि जहाँ पे आज कुछ साल पहले लैंड एक्विजिशन का मामला हुआ और रोड को चौड़ा किया गया, रोड बड़ा बनाया गया, वापस से ये लोग जो हरसुल पहुँचे, कहा कि हमें और रोड चौड़ा करना है। क्या ऐसा भी कोई फ़ायदा है कि हमने जो सुना है कि उसके अंदर 25 साल से पहले वहाँ पे वापस नहीं आ सकते लैंड एक्विजिशन के लिए, पर ये लोग तो वहाँ पे वापस से पहुँच गए। लैंड एक्विजिशन कानून में लिखा है, अगर आप किसी की निजी संपत्ति को अगर सरकारी काम के लिए ले रहे हो, आप डैम बनाने के लिए ले रहे हो, पाझर तालाब बनाने के लिए ले रहे हो, आप रास्ता बनाने के लिए ले रहे हो या और किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर अपनी खाजगी ज़मीन अगर लेते हैं तो उसको मुआवजा देना चाहिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब सिंचन मंत्री थे तब उन्होंने ये कहा था कि पहले पुनर्वसन बाद में विस्थापन।
यानी पहले उसका पुनर्वसन किया जाए, उसको घर को घर दिया जाए, ज़मीन को ज़मीन दी जाए और उसके बाद उसको बेघर किया जाए या घर ज़मीन से बेदखल किया जाए। आज शक्तिपीठ महामार्ग के लिए क्या हो रहा है, आज हमारे शहर में क्या हो रहा है, अगर ये अपने कैलाश नगर जो पुराने घरा तोड़े हुए हैं, जो पुराने रास्ते चौड़े करके रखे हुए, वहाँ पे डांबर डालने को पैसा नहीं है उनके पास, उनको टीडीआर दे रहे, वो टीडीआर का कोई फ़ायदा नहीं है, वो टीडीआर को कोई पूछ नहीं रहा, कोई बिल्डर खरीदता नहीं है वो टीडीआर को। और इसीलिए लोगों को चाहिए मुआवजा चाहिए, कैश चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन उनको बोल रहे कि पैसा चाहिए ना, हाँ पैसा दे देंगे। कब दिया, किसको दिया अभी तक, आज तक पैसा जो हमको मिलेगा। और इसीलिए मुआवजा किसको ना मिला है न मिल रहा है, ये चॉकलेट है, उसको झूठ बोला जा रहा है। और दूसरी बात, जहाँ तक रास्ता चौड़ा करने की बात है भाई साहब, न्यूयॉर्क शहर में 8 लेन का रास्ता है, 8 लेन का रास्ता है न्यूयॉर्क शहर। लेकिन जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वीक होता है, जहाँ पर सिटी बस कम होती है, जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वीक होता है, वहाँ पर लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ खरीदते हैं। और जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वीक होगा यानी कमज़ोर होगा, तब तक गाड़ियों की संख्या बढ़ती रहेगी। और गाड़ियों की संख्या अगर बढ़ती रहती है, तब आप उसको 4 लेन का बना दो, 8 लेन का बना दो, 12 लेन का बना दो, ये रास्ते कम पड़ने वाले हैं। और इसीलिए ये ऑटोमोबाइल कंपनियों का धंधा चलाने के लिए हमारे घर तोड़ोगे आप, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप कल्पना कीजिए, एक सिटी बस जा रही है रास्ते से, या एक ऑटो जा रही है रास्ते से, और जितने अगर 60 लोग अगर एक सिटी बस में अगर बैठते हैं, 3 लोग अगर एक रिक्शा में बैठते हैं, तो उतने 3 गाड़ियाँ कम हो गई है। अगर 3 लोग अगर ऑटो रिक्शा में बैठते हैं तो रास्ते पे की 3 गाड़ियाँ कम हो गई। 60 लोग अगर बस में बैठते हैं तो रास्ते पे की 60 गाड़ियाँ कम हो गई। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैंने बोला था कमिश्नर साहब को यहाँ पर, जब हमारा बाजार, पीर बाजार को उठाया था ना उन्होंने, बोले ट्रैफिक जाम हो रहा है। मैंने बोला आपने कितना भी बड़ा रास्ता कर लिया, हमने इसके लिए भी उनको बोला था कि जो सिटी चौक से लेकर गांधी पुतले तक, शाहगंज तक का रास्ता बड़ा कर रहे हैं, हमारी दुकानें जा रही है, और अभी चंपा चौक से लेकर जालना रोड तक घर तोड़ने की तैयारी में है। सब गरीबों के घर है। इसका एक ही उपाय है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करो। और मैं तो बोलता हूँ, हमारे पास 10,000 से ज़्यादा रिक्शाएँ हैं, हमारी रिक्शा यूनियन हमारे रिक्शा चलाने को ले लो, हमको खाली रोज की बचत दे दो, इंश्योरेंस तुम करो, पेट्रोल तुम डालो, लगा तो उसको सीएनजी कर दो, हमको खाली रोज की बचत दे दो। तुम सिटी बस मत खरीदो, हम सबको जो है तो फ्री में घर तक छोड़ देंगे, जहाँ बोले वहाँ छोड़ देंगे। अगर ऐसा किया जाए, ऐसी कई सारे शहरें हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ का जो एक बड़ा शहर है, वहाँ पर जो ट्राम है वो फ्री है, वहाँ की बसेस फ्री है, तो रास्ते पे आपको एक आदमी भी नहीं दिखेगा, रास्ते पे एक आपको गाड़ी नहीं दिखेंगी। तो ये कौन सा है, ये तो चक्कर चलता ही रहेगा। एक बात समझ में नहीं आ रही है इसके अंदर, कि जिस भी मोहल्ले में से रास्ता जा रहा है या लोगों के घर लिए जा रहे हैं, वहाँ पर तो कभी कोई नुक्कड़ बैठक ली नहीं गई, ना किसी भी जोन अधिकारी ने आके वहाँ पे सर्वे किया, ना लोगों से बातचीत किया। होता ऐसा है कि अक्सर बस एक नेट पे नक्शा आ जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। अभी 2022 में भी लोगों ने ऑब्जेक्शंस लिए, और अभी 2025 के अंदर वापस ऑब्जेक्शंस लिए, वो नक्शा भी फाइनल नहीं हुआ है जी। फिर वो नक्शा डीपी प्लान फाइनल नहीं होने के बाद अचानक ये लोग रास्ता अपनी मनमानी से कर रहे हैं क्या? इसका पहला दोष तो मैं अपने आप पे लूँगा और आप सब पे लूँगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, कागज़ को कागज़ लगाते जाते हैं, कागज़ को कागज़ लगाते जाते हैं, और हम लोग उसके कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते। अभी 1991 का जो डीपी प्लान था, उसकी अमलबजानी आप 2025 में कर रहे हो, और आप बोल रहे हो कि अभी नया डीपी प्लान आ रहा है। तो अगर नया डीपी प्लान आ रहा है तो पुराना डीपी प्लान का क्या होगा? इसको लोगों ने विश्वास में लेना चाहिए, मीटिंग बुलानी चाहिए, नुक्कड़ मीटिंग बुलानी चाहिए, जैसे ग्राम सभा होती है तब से वैसे वार्ड सभा लेनी चाहिए। आप आइए कमिश्नर साहब और बोलिए कि अच्छा काम है, इसमें मदद करो। आपको पुलिस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बंदूक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा काम है तो सब ये करेंगे। आप कचरा उठाने का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोग सफाई करने के, लेकिन आप जो है तो अगर उनको पगार नहीं देंगे तो कहाँ से कचरा साफ करेंगे? तो इसलिए
अच्छे काम में लोग मदद करते हैं, आपको बंदूक लाने की, पुलिस लाने की ज़रूरत नहीं आखिरी पड़ेगी। सवाल है सर इसके अंदर, जैसा हमारे कमिश्नर जी बोलते हैं कि हम नियम से रहो, नियम से काम करो, इतने नियम में रहने के बावजूद आखिर अभी तक के जो हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने जो स्टे ऑर्डर दिया था वो आज तक पब्लिक के अंदर वायरल क्यों नहीं हुआ? हमारे संत कहते हैं, संत ज्ञानेश्वर हो, नामदेव हो, तुकाराम हो, ये हमारी संत परंपरा और सूफी संतों की भी परंपरा है। वे कहते हैं कि पहले खुद किया और फिर लोगों को बताया। आप पहले खुद कीजिए ना, आप पहले नियम से चलिए। आपके तो करप्शन की लंबी लिस्ट आ रही है सामने, विधानसभा में आपकी करप्शन की लंबी लिस्ट पढ़ी जा रही है। आप कानून से पहले खुद कीजिए ना। अगर आपने सब सारे काम कानून से किए हैं क्या, इसका अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा तो आपके तो गैर कानूनी काम तो सब सामने आ जाएंगे। लेकिन आप जो है गरीबों को जो है कानून सिखा रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। पहले आप पूरे सरकारी कार्यालय पहले नियम से बनाइए। जिसने ये घर बन रहे थे, अगर ये बिना परवानगी घर बन रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे? आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? वार्ड ऑफिसर क्या कर रहा था? नगर सेवक क्या कर रहा था? आमदार क्या कर रहा था? खासदार क्या कर रहा था? मंत्री क्या कर रहा था? इनके सबों के घर परवानगी से है क्या? वो सबकी इन्वेस्टिगेशन पहले खुद से शुरू कीजिए। और दूसरी बात, वो भी कर लिया आपने तो आपको नोटिस देना चाहिए। अगर नोटिस देकर अगर नोटिस देकर भी उसका जवाब नहीं मिला, अगर समाधानकारक जवाब नहीं मिला, तो आपको करना चाहिए था। आप कितने सालों से यहाँ पर हैं, और इसीलिए ये सारा कुछ गैर कानूनी चल रहा है कमिश्नर साहब। और लोगों को मैं अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के द्वारा कि लोगों, भाइयों और बहनों, जागिए। आपकी मेहनत की, खून पसीने की कमाई है, उसको इसी तरीके से जाने मत दीजिए। जाइए, किसी वकील से मिलिए, बात कीजिए, चर्चा कीजिए। वो हाईकोर्ट का ऑर्डर, आपने जो बोला ना, हाईकोर्ट का ऑर्डर तो ऑनलाइन होता है, कोई भी पढ़ सकता है। आप पढ़िए। अगर अंग्रेजी में नहीं पढ़ सकते तो किसी से पढ़ा के लीजिए। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उस पर अगर वो डाल दिया तो तुरंत ट्रांसलेट करके मराठी, हिंदी, उर्दू सभी भाषाओं में आ जाएगा। तो आप उसको पढ़िए। अगर पढ़ेंगे नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। पढ़ना ज़रूरी है। संविधान को पढ़िए, कानून को पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ पाते तो वकील के पास जाइए, उससे पढ़िए, लेकिन कानून से गुहार लगाइए, गुहार लगाइए। ये थे हमारे अभय टकसाल जी, जो बहुत बेबाक है और इनकी बातों में वो सच्चाई है, और ये एक संघर्ष करने वाले आदमी है, और ये लोगों के प्रति जागरूकता पैदा करने वाले आदमी भी है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये चाहता हूँ कि इन्होंने जो जो चीज़ें आपको बताई, आप उसका संज्ञान लीजिए, ताकि भविष्य में आप जागेंगे तो आपके घर के लोग आराम से सोएंगे, वरना कभी भी बुलडोज़र आपके घर पे आ सकता है। महानगर पालिका आयुक्त जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हम यहाँ पे कई सदियों से रहने वाले लोग हैं, जो खदीम एरिया है ये कई सदियों से रहने वाले लोग हैं। आप आइए हमारे बीच, हमारी तकलीफ़ पहले जानिए क्या है। हमारे जो घर है ये पारंपरिक घर है, ये कई सदियों के, हम यहाँ 100 साल से ऊपर से एक घर में एक बाड़ों में रह रहे हैं। तो प्लीज़ आइए हमारे अंदर बीच देखिए, हमारे बीच रह के देखिए कि हकीकत हमारी क्या है, एक घर में कितने लोगों का गुजारा है, और अगर पूरे घर तोड़ के चले जाएंगे तो हमारा गुजारा कैसा होगा। मुझे एक शायर का शेर याद आ गया, बस इतना कह के बात ख़त्म करता हूँ कि दिल के नगर कभी आबाद नहीं होते, हंसता भी हो तो मैं बस्तियाँ उजाड़ कर। मेरा नाम अवैस कादरी, आप देख रहे हैं देश की तरक्की आज़ाद खबरनामा।